जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल और जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा चलेगा, आज हमारा जो लेक्चर चलेगा वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता के वर्गीकरण यानी आनुवंशिकी का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत बोलिएगा। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए। हमारा सबसे पहले आता है नंबर 1 पर, हमारा आता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स यानी जैव रासायनिक आनुवंशिकी। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए सेकंड पर आपका आता है साइटोजेनेटिक्स। अब देखिए कोशिका आनुवंशिकी। देखिए जो जैव रासायनिक आनुवंशिकी होती है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो साइटोजेनेटिक्स होता है, ठीक है, साइटोजेनेटिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोशिका आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? कोशिका आनुवंशिकी बोलते हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका थर्ड नंबर पर, आपका आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है, यानी मात्रात्मक आनुवंशिकी आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आता है, नोट करते जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आता है आपका मॉलिकुलर जेनेटिक्स। मॉलिकुलर जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आणविक आनुवंशिकी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला आपका आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी कि समिष्ट आनुवंशिकी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिष्ट आनुवंशिकी बोलते हैं। तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है आपका, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र आनुवंशिकी एवं प्रतिलोम, ठीक है। अग्र आनुवंशिकी एवं प्रतिलोम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अग्र आनुवंशिकी एवं प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। अगला आपका आता है, देखिए साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोजेनेटिक्स। देखिए इसे बोलते हैं कोशिका आनुवंशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका आनुवंशिकी बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, कोशिका आनुवंशिकी क्या है। अब देखिए आनुवंशिकी एवं कोशिका विज्ञान में सह संबंध में अध्ययन करके करने वाले विज्ञान को कोशिका आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। यानी कि आनुवंशिकी एवं कोशिका विज्ञान में जो सह संबंध होता है, आनुवंशिकी एंड जेनेटिक्स एंड सेल साइटोलॉजी के अंतर्गत, मतलब जो दोनों में जो सहसंबंध होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कोशिका आनुवंशिकी विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका सेकंड पर बायोकेमिकल, ठीक है, जैव रासायनिक, ठीक है। इसमें देख लीजिए जिन द्वारा लक्षण पैदा करने की क्रिया में, ठीक है, एंजाइम एक विशेष बायोकेमिकल, ठीक है, रिएक्शन का नियंत्रण करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जेनेटिक्स। इसमें बोलते हैं, इसे बोलते हैं मात्रात्मक आनुवंशिकी बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या कहते हैं, इसमें मात्रात्मक आनुवंशिकी की वंशागति के अध्ययन को मात्रात्मक आनुवंशिकी कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को बोलते हैं इसमें देख लीजिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में क्या है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आनुवंशिकी पदार्थों की आणविक संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। सो दोस्तों क्लियर हो जाता है। अगला आपका आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, समिष्ट आनुवंशिकी। अब देखिए समिष्ट आनुवंशिकी क्या होता है। देखिए समिष्ट आनुवंशिकी में समिष्ट पॉपुलेशन कालांतर में जीवों में बार बार परिवर्तन हो जाने के विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। अगला आता है आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। इस आनुवंशिकी में अध्ययन का प्रारंभ लक्षण प्रारूप से होता है। किसके प्रारूप होता है? लक्षण प्रारूप के होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये लक्षण क्रमशः आगे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता हुआ संबंधित लक्षण प्रारूप को उत्पादित करने वाले डीएनए खंड की पहचान एवं उसके आइसोलेशन तक पहुंचता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद अगला आता है रिजर्व जेनेटिक्स। देखिए रिजर्व जेनेटिक्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, ठीक है, टिप्पणी में देखिए, कमेंट में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देख लीजिए सबसे पहले क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अज्ञात प्रकार डीएनए की खंड, ठीक है, डीएनए खंड के संबंधित जीन, ठीक है, संबंधित जीन के बदलाव आदि में भूमिका का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात खोज की प्रकृति डीएनए क्रम से होकर, ठीक है, डीएनए क्रम से होकर लक्ष्य प्रारूप तक पहुंचती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका आनुवंशिकता की पूर्व मेंडेलियन अवधारणा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकता की पूर्व मेंडेलियन अवधारणाएं क्या क्या थी, ठीक है, यानी कि जो ग्रेगर जेन मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उससे पहले,
ठीक है, ग्रेगर एंड मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था उससे पहले, ठीक है, जो मेंडलियन सिद्धांत की क्या क्या अवधारणा थी, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई थी, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लीजिए मेंडल ने, ठीक है, 1954 में मटर पर संकरण के बहुत एक्सपेरिमेंट किए जो 1866 में प्रकट हुई। इन प्रयोगों से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि वंशागति की इकाई कारक होती है। देखिए कारक का इन्होंने कारक नाम दिया था, ठीक है, फैक्टर नाम दिया था। अब देखिए लेकिन इसे हम आगे जाकर, ठीक है, सॉमसन ने इसका नाम जीन रखा था। क्या रखा था? जीन रखा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक इकाइयों के रूप में पहुंचती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें समझने वाली बात है। किंतु अब इसे जीन कहते हैं, किंतु इसे अब जीन कहते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी के दो सर्वमान्य नियम प्रतिपादित किए थे। सबसे पहला आ था सेग्रीगेशन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा आपका आता है इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसे बोलते हैं स्वतंत्र अवरोहन का नियम बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यह आनुवंशिकता के आधार माने जाते हैं। मेंडल ने कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अनुमान, ठीक है, अनुदान में पिप्रेस, ठीक है, ने स्वतंत्र रूप से पुनः आनुवंशिकी के नियमों की खोज की। उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा सत्यता प्रमाणित के बाद आनुवंशिकी का विकास तेजी से हुआ, ठीक है, इस प्रकार से। अगला था 1901 में निल्सन ने व्हीट यानी गेहूं और बाजरा, जिसे बोलते हैं बार्ली, ठीक है, और जई में सुधारे करने के उद्देश्य से वंशक्रम, ठीक है, प्योर लाइफ सिलेक्शन, ठीक है, आरंभ किया। अब देखिए इसमें देखिए स्पीलनेन ने गेहूं में प्रसंस्करण के कार्यक्रम की शुरुआत की। F1 और F2 पीढ़ी में पैतृक गुणों वाले संततियों का पुनः अवलोकन किया तथा मेंडल के अनुयायियों के नाम से जाने गए, ठीक है, मेंडल के अनुयायी के नाम से जाने गए। कौन किसे कहा जाता है? ठीक है, निल्सन को बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। 1902 में बैटसन एंड पोनेट में, ठीक है, पोनेट ने फूलों वाले मटर में, ठीक है, कुछ लक्षणों के बीच लिंकेज प्राइड देखी, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता 1902 में क्या आता है? ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। फादर ऑफ म्यूटेशन के फादर कौन है? म्यूटेशन के फादर कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है। फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने अकेले अस्थायी तथा अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन नाम दिया, ठीक है, उत्परिवर्तन नाम दिया, ठीक है, और इसमें म्यूटेशन थ्योरी सिद्धांत प्रस्तुत किया। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने ही। और उत्परिवर्तन की खोज भी ह्यूगो डी ब्रिज ने ही किया था। 1901 में डेवनपोर्ट ने संकरण कोष के लिए सर्वप्रथम डेमिनस प्रभावित परिकल्पना की। इसके बाद जॉनसन ने कैस्मेटा की उत्पत्ति एवं व्यवहार का अध्ययन किया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए टी.एच. मॉर्गन, देखिए क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, बहुत इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। टी.एच. मॉर्गन ने वंशागति का क्रोमोसोम्स थ्योरी तथा 1911 में लिंकेज की खोज की। लिंकेज की खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने की थी, ठीक है। अब देखिए खोज करके लिंकेज थ्योरी प्रस्तुत किया। अब थ्योरी भी टी.एच. मॉर्गन ने ही प्रस्तुत की थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद देखिए आनुवंशिकता के बाद की अवधारणाएं क्या क्या थी। आनुवंशिकता यानी कि जो आपका मतलब है हेरिडिटी होता था, ठीक है, आनुवंशिकता था, ठीक है, जेनेटिक्स था। इसके मतलब इस सिद्धांत के पहले भी कुछ अवधारणाएं मानी जाती थी, परंतु उन्होंने आनुवंशिकता का नाम नहीं दिया था, ठीक है। अब देखिए उससे पहले क्या क्या हुआ था। 1921 में, ठीक है, किहारा ने गेहूं की उत्पत्ति का अध्ययन किया। 1924 में, ठीक है, ब्लैक्सली एंड ऑवरी ने कृत्रिम बहुगुणता, ठीक है, बहुगुणता की खोज की थी, ठीक है, इस प्रकार से। 1925 में ईस्ट ने निकोसिया, ठीक है, निकोसियाना सेंट्री में युग्मक का वर्णन किया था। 1926 में गेहूं में आनुवंशिकी कोशिका द्रव नरबंधता की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद 1927 में मुलर ने क्रमशः ड्रेसिफिला तथा मक्के व जौ के बीच में उत्परिवर्तन हेतु एक्सरे का प्रयोग किया था, ठीक है, इस प्रकार से। समझ गए होंगे, इस प्रकार से।
सो दोस्तों एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, वीडियो देखने के। जय हिंद, जय भारत।